अमूमन चुनाव के दौरान लोकसभा या विधानसभा प्रत्याशी को यह अभिलाषा रहती है कि उसके चुनावी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी का एक फेरा जरूर लगे, चाहे वो उनकी आम सभा के रूप में हो या किसी चुनावी रैली के रूप में हो। अब नरेंद्र मोदी के इन दौरों को लेकर महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता शरद पवार ने एक नया ट्विस्ट जोड़ दिया है। दरअसल अगले कुछ माहों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और शरद पवार ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में जरूर जाएं, क्योंकि उनके दौरे से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को लाभ मिलेगा। उनके अनुसार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जिन भी क्षेत्रों में आम सभाएं की थी या चुनावी रैली की थी, वहीं से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिली है। डमरू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं और साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आने वाले 6 महीने के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है और इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और महाराष्ट्र राजनीति का एक नया अखाड़ा बन गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे करा रहे हैं। इस सर्वे के आधार पर वो फैसला लेंगे कि उन्हें गठबंधन के अंदर का चुनाव लड़ना है या अकेले चुनाव मैदान में उतरना है। वहीं शरद पवार, जिनको लोकसभा में 10 सीटें आवंटित हुई थी, 8 सीटों पर उनके प्रत्याशी विजयी हुए थे और कांग्रेस तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। और आज संयुक्त प्रेस वार्ता में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अपनी बातें कही। इससे इस गठबंधन को लेकर जो फूट की खबरें आ रही थी, उन पर फिलहाल तो विराम लगता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गठबंधन है, जहां भारतीय जनता पार्टी 2 बार सत्ता के मुहाने तक पहुंचकर वापस आ गई। एक बार उद्धव ठाकरे ने पाला बदल लिया था और दूसरी बार जब उसे मौका मिला तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। और बाद में एनसीपी पे जो टूट हुई तो एनसीपी के एक गुट, अजीत पवार गुट को उसी सरकार में शामिल कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मुश्किल ये है कि यदि वो चुनाव में जाती है तो क्या वो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री प्रत्याशी के तौर पर घोषित करके जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का राज्य में सत्ता तक पहुंचने का मंसूबा फिर अधूरा रह जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस मंत्रणा में लगी है कि क्या उसे चुनाव में अकेले जाना चाहिए। वहीं अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती से चुनाव मैदान में उतारा था, जो सुप्रिया सुले से हार गई। अब राज्यसभा के नामांकन के लिए अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा को उम्मीदवार बना दिया है। अजीत पवार के गुट को लेकर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में अनुकूल माहौल नहीं है। ज़्यादातर भाजपा वाले इस बात से खफा हैं कि अजीत पवार को आकर क्यों मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और क्यों पार्टी में लिया गया। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे पूर्व के अनुसार इस गुट के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे। अब जब तीनों दल सीटों के बंटवारे पर एक मत होते हैं
और चुनाव मैदान में जाते हैं तब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके जाएंगे। पर इस बात में भी ट्विस्ट है। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और विधानसभा चुनावों में यदि कांग्रेस पार्टी पर्याप्त संख्या में सीटें ले आती है, जिनकी संख्या शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से ज़्यादा हो और शरद पवार की एनसीपी से ज़्यादा हो, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भला अपना दावा कैसे छोड़ेगी। और यही हाल शरद पवार की एनसीपी का है। सीटों की संख्या के आधार पर चुनाव के बाद वो भी इस पर फैसला कर सकते हैं। यानी चैलेंज में एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। बाकी शिवसेना से टूटा हुआ दल और एनसीपी से टूटा हुआ दल और मुख्य दल और साथ में कांग्रेस फिलहाल मजे में दिखाई देती है। बहरहाल महाराष्ट्र के इन चुनावों में शरद पवार ने एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें भटकती आत्मा कहा है। वो आत्मा अमर होती है और ऐसे में ये आत्मा फिर से अपना जलवा दिखाएगी। वो मोदी का पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जिन भी क्षेत्रों में जाएंगे वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए भी एक चैलेंज प्रस्तुत कर दिया गया है। क्या मोदी इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? क्या महाराष्ट्र में वो इसके बाद भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? जो भी हो, महाराष्ट्र की कहानी काफ़ी दिलचस्प हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।